हम क्लास 7 की जो चैप्टर एसएसटी की बुक है उसका चैप्टर 4 का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। इसमें आज हम देखेंगे द वर्ण एंड द जाति सिस्टम। वी सा अर्लियर हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स विद द राइज ऑफ द सिविलाइजेशन। में जैसे जैसे सिविलाइजेशन राइज होता गया वैसे वैसे सोसाइटी जो थी इंडिया के अंदर वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। Whenever this happens, a society organizes. जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होगी वैसे वैसे वो ग्रुप्स खुद ही itself organize itself in several groups. वो अपने आप को बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर क्या कर लेगी, ऑर्गेनाइज कर लेगी। ऑर्गेनाइज जैसे कि इसके अंदर ये रहेगा वो स्वयं को क्लास के बेस के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर और सम अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो। अब ये अदर क्राइटेरिया कौन कौन से बच्चों को, अदर क्राइटेरिया जैसे कुछ लोग गवर्नेंस में होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होंगे, कुछ रिलीजियस बेस पे खुद को बांट लेंगे, एजुकेशन, ट्रेड, कोई टाउन प्लानिंग कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई क्राफ्टमैन है, कोई आर्टिशियन है एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर प्रोफेशन। कुल मिला के सोसाइटी जितनी कॉम्प्लेक्स हुई उसने अपने आप को अलग अलग क्लास में, ग्रुप में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज रहे। अब जैसे हम इस पिक्चर को देखते हैं, ये पिक्चर जो एक पैनल है, पैनल भी कहाँ दिखा है हमें, ये पैनल दिखा है सांची स्तूप के ऊपर, ये पैनल दिखा है। इस पैनल के अंदर हमें मतलब एक वो दिख रहा है कि एक मेटल वर्कशॉप है, जैसे आज के जमाने में भी तो होती है, मतलब मेटल वर्कशॉप होती है। यदि अपन गाँव में देखें तो जो मेटल आयरन स्मिथ होते हैं वो लोग इसी प्रकार से काम करते हैं। तो सांची स्तूप पे हमें डिपिक्ट हो रहा है कि कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो फायरवुड ला रहे हैं, जैसे देखो कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो वाटर लेके आ रहे हैं, कुछ वर्कर जो होते हैं वो फायर जला रहे हैं, कुछ आयरन को बीट कर रहे हैं, जैसे ये आयरन को बीट कर रहे हैं ताकि उसको शेप दिया जा सके। तो ये हमें पिक्चर शो करती है कि उस समय सोसाइटी के अंदर हम जो कह रहे हैं कि भाई एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती गई, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग खुद को ऑर्गेनाइज करती गई। तो ये वही मेटल वर्कशॉप है जिसके अंदर ये मेटल स्मिथ जो थे अपने ऑक्यूपेशन को कर रहे थे। इससे पहले हमने कॉइन्स के बारे में बात करी थी कि भाई सबसे पहले कौन से कॉइन्स आए, ट्रेड स्टार्ट हुआ। तो ट्रेड स्टार्ट होने के लिए क्या हुआ कि कॉइन्स की मतलब कि हमें जरूरत पड़ने लगी। तो कॉइन्स के अंदर सबसे पहले सिल्वर कॉइन्स आए थे। सिल्वर जो था वो एक सॉफ्ट मेटल था, तो सॉफ्ट मेटल था तो हमने पहले भी उसके अंदर पढ़ा है कि भाई पंचमार का कॉइन्स के विषय में हमने पढ़ा है। तो पंचमार का कॉइन ये होता था धातु का एक ऐसे मतलब जो मेटल का एक प्लेट बना लिया जाता था, फिर कोई भी सिंबल यदि उस पर पंच करना होता था तो इस सिंबल को उसके ऊपर प्रेस किया जाता था एंशिएंट सिटीज के अंदर, और फिर वो एक कॉइन्स का रूप में ले लेते थे और उनको ट्रेड के अंदर हम जब वस्तुएं खरीदते थे, बेचते थे, परचेज करते थे और उसको, तो उसके अंदर हम इन कॉइन्स का ही यूज करते थे। अब अपने ऊपर एक लेट्स एक्सप्लोर करके एक क्वेश्चन आ रहा है। लेट्स एक्सप्लोर के अंदर हम देखते हैं कि व्हाई शुड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड इटसेल्फ इनटू सच ग्रुप्स। क्यों, मतलब कि ये क्लास के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, मतलब ये अपने आप को ग्रुप्स में क्यों डिवाइड कर रही थी। थिंक अबाउट सेवरल पॉसिबल फैक्टर्स व्हाई दिस हैपेंड। अब ये फैक्टर्स क्या क्या थे कि एक सोसाइटी जो थी वो खुद को अलग अलग ग्रुप्स में रिऑर्गेनाइज कर रही थी। तो इसमें बेसिकली एक तो ये था कि यदि अलग अलग ग्रुप होंगे, सब अपना अपना काम करते रहेंगे, तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें हार्मोनी बनी रहेगी। हार्मोनी बनी रहेगी तो लोग एक दूसरे से मतलब बैटल नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे और सब अपना काम करते रहेंगे। तो उससे वो जो किंगडम है उसकी प्रोस्पेरिटी आएगी। लोग एक दूसरे के ऊपर जो होंगे वो डिपेंड भी होंगे कि भाई जैसे मेटल स्मिथ जो है वो मेटल का काम कर रहा है, जो पोटर होगा वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो इससे सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड रहेगी। और हर व्यक्ति के, जैसे कि मान लो कि पोटर जो होगा, पोटर का जो बच्चा है वो बचपन से ही उसके अंदर पोटर बर्तन बनाने की जो कलाकारी है वो उसके अंदर आ रही है पोटर के अंदर, तो वो उसको किसी भी अलग से जाकर अपने स्किल को डेवलप करने के लिए ऐसा कोई नॉलेज नहीं लेना पड़ेगा, उसको अपने पूर्वजों से ही, अपने एंसेस्टर से ही उसको वो नॉलेज मिल जाएगा। तो वो एक प्रकार से मतलब उसको अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, हेरिडिटरी भी वो आ जाएगा। तो ये सब चीजें फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करते हैं। अब लिस्ट अदर सच प्रोफेशंस यू एक्सपेक्ट इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी। अब और क्या क्या हो सकती हैं, तो आज के टाइम सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्रोफेशन आज भी बता सकते हैं। तो ये आप मतलब कि आप खुद से मतलब दिमाग लगाना और सोचना कि व्हाट आर द प्रोफेशंस वी एक्सपेक्ट इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी ऑफ फर्स्ट मिलेनियम बीसी। यदि हम एक आइडियल सोसाइटी के अंदर देखें, आइडियल सोसाइटी के अंदर ये जो ग्रुपिंग हमने करी है, ऑल दोज ग्रुप्स वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हार्मोनी। बट हुआ क्या, धीरे धीरे ये सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन हुआ था, डिवीजन ऑल्सो लीड्स टू इनइक्वालिटीज आने लगी।
कुछ ग्रुप्स ऐसे हो गए सोसाइटी में जिन्होंने मोर वेल्थ, मोर पावर और इन्फ्लुएंस को एक्वायर कर लिया, और कुछ लोग जो सोसाइटी के अंदर थे वो इसको अचीव नहीं कर पाए। तो इससे क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर एक अपर क्लास और लोअर क्लास का जो एक डिफरेंस था वो पैदा हो गया। इन इंडिया द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू फोल्ड सिस्टम। इंडिया में जो सोसाइटी थी उसमें टू फोल्ड सिस्टम था। एक कैटेगरी तो जाति थी और दूसरी जो कैटेगरी थी वो वर्ण था। जाति क्या था, सबसे पहले हम टू फोल्ड सिस्टम के अंदर जाति को देखते हैं। तो जाति क्या होती थी, एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी के लोग होते थे। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी के लोग होते थे, इनका खुद का एक स्पेसिफिक प्रोफेशन होता था टू देयर लाइवलीहुड। द स्किल दैट डिफाइंस अ पर्टिकुलर जाति फॉर इंस्टेंस, मतलब एक प्रकार से जाति को एक पर्टिकुलर स्किल डिफाइन करता था। जैसे कुछ लोगों में एग्रीकल्चर का स्किल था तो वो फार्मर क्लास हो गए, कुछ में मेटलर्जी का था तो वो मेटल स्मिथ की तरफ चले गए, कुछ जो थे वो कॉमर्स करते थे, व्यापार करते थे, कुछ क्राफ्ट बनाते थे। तो इस हिसाब से मतलब पोर्टर हो गया, मेटल स्मिथ हो गया, कुछ गोल्ड स्मिथ हो गए, कोई फार्मर बन गया। वो आप जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब ये जाति वाला जो सिस्टम था वो जनरेशन से जनरेशन क्या करने लगा, मूव करने लगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करने लगा। लेकिन अब जातियों में भी क्या होने लगा, जो जाति थी उनमें भी सब जाति, मतलब जाति जो थी वो आगे जाके और मतलब कि सब जाति के अंदर क्या हो गई, डिवाइड हो गई। सब जाति के अंदर डिवाइड होने का जो मेन कोज था वो था कि उनके जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे, जाति में भी लोग बहुत सारे होते थे, तो उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन कुछ के अलग होते थे, कुछ को अलग होते थे। तो जैसे कि किसी का मैरिज का तरीका अलग था, उनके रिचुअल्स अलग थे। रिचुअल्स यानी मतलब जैसे कि बर्थ पे अलग रिचुअल था, अलग फेस्टिवल मनाते थे। तो और कुछ फूड हैबिट्स भी इनके अलग अलग थी। तो आगे चल के जो टू फोल्ड सिस्टम की जो जाति थी, जाति किसमें डिवाइड हो गई, सब जाति में डिवाइड हो गई। तो यहाँ तक हमने देखा कि इंडिया की जो सोसाइटी थी, मतलब सोसाइटी के अंदर हमें टू फोल्ड सिस्टम देखने को मिला। टू फोल्ड सिस्टम में एक तो आपकी जाति हो गई, एक आपका वर्ण हो गया। जाति को हमने बता ही दिया, मतलब ये स्पेसिफिक प्रोफेशन करते थे और उसी प्रोफेशन के स्किल के आधार पे जातियां डिवाइड होती थी। फिर आगे चल के मतलब ये अपने कस्टम और ट्रेडिशंस के, अलग अलग कस्टम और ट्रेडिशंस के चलते हुए जातियां भी सब जाति के अंदर डिवाइड हो गई। सोसाइटी के टू फोल्ड सिस्टम के अंदर एक तो जाति हो गया और दूसरा आ जाता है वर्ण। वर्ण जो कंसेप्ट था, वर्णा का जो कंसेप्ट था वो बेसिकली वैदिक टेक्स्ट से आया। वैदिक टेक्स्ट से आया। तो इसमें जो वैदिक टेक्स्ट थे वो कहते हैं कि कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। एक तो कौन सा होता है, ब्राह्मण है, दूसरा आपका क्षत्रिय है, तीसरा जो है वो आपका वैश्य है और चौथा जो है वो शूद्र है। तो इस टाइप से 4 टाइप ऑफ वर्णास आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी एंड दिस कंसेप्ट इमर्ज फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट एंड these 4 वर्णास प्ले अ मेजर रोल इन आवर सोसाइटी। ब्राह्मण जो होते थे वो मतलब वर्ण सिस्टम के अंदर सबसे टॉप पे बैठते थे। ब्राह्मण जो थे वो वर्ण सिस्टम में सबसे टॉप पे बैठते थे। बेसिकली इनका काम क्या था, ये प्रिजर्व करते थे और नॉलेज को, मतलब इनका बेसिकली काम ही किससे रिलेटेड था, नॉलेज से रिलेटेड इनका काम था। नॉलेज को प्रिजर्व करना और नॉलेज को स्प्रेड करना। और जो भी सोसाइटी में रिचुअल्स होते थे, ठीक है, रिचुअल्स जो होते थे वो ब्राह्मण्स के द्वारा परफॉर्म कराए जाते थे। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं हमारे क्षत्रिय। क्षत्रियाज वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड एंड टू इंगेज इन वॉरफेयर इफ नेसेसरी। जो क्षत्रिय जो वर्ण होता था बेसिकली उसका काम होता था जो सोसाइटी थी और जो टेरिटरी का जो लैंड था उसको डिफेंड करना, और यदि कभी उसको जरूरत पड़े तो वो वॉरफेयर के अंदर भी इंगेज होते थे। तीसरा वर्ण सिस्टम जो था वो वैश्य थे। वैश्याज वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटीज वेल्थ थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। क्या क्या करते थे ये ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे और इवन एग्रीकल्चर भी करते थे ताकि जो किंगडम की जो वेल्थ है वो बढ़े। एंड लास्ट वन इज शूद्राज वर द आर्टिशियंस, क्राफ्ट्स पीपल, वर्कर्स एंड सर्वेंट्स। इनको मतलब जो वर्णा सिस्टम था उसमें सबसे नीचे किस वर्ग को रखा गया, इसमें रखा गया शूद्राज को। कास्ट के लिए जो होता है, कास्ट के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि कास्ट जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है, CASTE, कास्ट। अब कास्ट जो वर्ड है बेसिकली इसका जो रूट है वो एक पोर्चुगीज वर्ड है, पुर्तगाली वर्ड है कास्टा, उसके अंदर डिफाइन किया गया है। ट्रेवलर्स टू इंडिया इन द 16th century try to make sense of Indian society while a few scholars considered caste to refer to varnas
to apply to जाति yet other consider caste to refer to the whole वर्ण जाति system। अब ये जो कास्ट सिस्टम है, कुछ तो कहते हैं ये पोर्चुगल वर्ड है, कास्टा से आया है, कुछ कहते हैं कि कास्ट वर्ण को ही रेफर कर रहा है, और कुछ कहते हैं कि जो कास्ट शब्द है वो होल वर्ण एंड जाति सिस्टम को प्रेफर करता है। अब ये अलग अलग स्कॉलर्स हैं, उनके अलग अलग जो खुद के ओपिनियंस हैं। हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या हमें हिस्ट्री में कोई ऐसे एविडेंस मिले हैं, कोई ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंस मिले हैं कि ये जो जाति और वर्ण थे, जो हमने बताया कि भाई फिक्स स्किल होते थे, और जैसे ब्राह्मण यही काम करेगा, क्षत्रिय यही करेगा, और शूद्र जो वैश्य जो होगा वो ट्रेड ही करेगा, शूद्र जो होगा ये वाटर सर्वेंट इनके रूप में ही रहेगा। तो हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंस ये भी मिले हैं बेसिकली इन टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस में, कि जब कभी ऐसी नीड होती थी कि कम्युनिटी और इंडिविजुअल को कोई ऐसी ही नीड होती थी, तो वो अपना ऑक्यूपेशन को, अपने प्रोफेशन को क्या करते थे, चेंज भी करते थे, यदि सर्कमस्टेंसेस, इफ सर्कमस्टेंसेस डिमांडेड। फॉर इंस्टेंस, जैसे हम देखते हैं बहुत लंबे समय तक ये किंगडम है और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक एक ड्रोट आ गया, या फिर कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आ गई, जैसे कि बहुत ज्यादा बारिश हो गया, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, या फिर कोई भी अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो एरप्ट हो गया, ऐसी कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, तो इसमें जो कम्युनिटी होती थी उसको क्या करना पड़ता था, जैसे फार्मर्स होते थे उनको माइग्रेट करना पड़ता था। कहाँ जाएंगे वो, सिटी की तरफ जाते थे रूरल एरिया से, और वहां जाके उन्हें अपना दूसरा ही ऑक्यूपेशन चूज करना पड़ता था। कई बार ऐसे भी मतलब हमें एक टैक्स और इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले हैं कि ब्राह्मण्स जिनका काम क्या था, नॉलेज को मतलब प्रिजर्व करना और स्प्रेड करना, बट वो मिलिट्री एक्टिविटीज के अंदर खुद को टर्न कर लिया, ट्रेड के लिए टर्न कर लिया। दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइज इट्स एक्टिविटीज including economic ones and therefore gave it some stability। धीरे धीरे मतलब इससे क्या हुआ, जैसे चेंजेस प्रोफेशन में चेंजेस आने लगे तो मतलब कि एक प्रकार से स्टेबिलिटी आई, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन के ऊपर मतलब जम के नहीं बैठ पा रहा था। In the time, however, the system became rigid and led the inequalities and discrimination toward the lower जातिज। अब ये जो हुआ मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, इससे जो लोअर जो जातीज थी उनके उसको बेचारियों को इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा, और सम कम्युनिटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वर्ण जाति सिस्टम, और कुछ कम्युनिटीज को तो वर्ण और जाति सिस्टम से एक्सक्लूड ही कर दिया गया, बाहर ही कर दिया गया। दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन हायर ग्रेड। अब ये जो वर्ण और जाति सिस्टम है, मतलब इंडियन जो सोसाइटी होता था उस पर बहुत ही ज्यादा ये एक डीप इम्पैक्ट प्ले करता था। अब जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स, मतलब उन्होंने इसकी स्टडी किया है, और एक ब्रॉड एग्रीमेंट दैट मतलब कि बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट है इसके ऊपर कि जब स्टार्टिंग के अंदर ये वर्ण और जाति सिस्टम आया था इन अर्लियर पीरियड, तो ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था, यहाँ रिजिडिटी नहीं थी, लाने के पीछे समाज सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज को लाना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे पीरियड बीतता गया, पासेज ऑफ द टाइम, इट पर्टिकुलर ड्यूरिंग द ब्रिटिश, बेसिकली इन ब्रिटिश एरा इंडिया के अंदर ये जो वर्ण एंड जाति सिस्टम जो था बहुत ज्यादा रिजिड हो गया। लेट ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वाइल वर्ण जाति हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म एट वर्क इन इंडियन सोसाइटी, इट इज नॉट द ओनली वन, there have been many others, some of which we will explore later, especially in the theme our culture, heritage and knowledge traditions। ये जो वर्ण जाति सिस्टम के कारण हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो इनइक्वालिटीज थी, इनइक्वालिटी जो थी वो इनइक्वालिटी विद इन आवर सोसाइटी कैन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। बहुत तरीके से इनइक्वालिटीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी को मतलब कि धमकाना, ये नहीं, कई तरीके से होती हैं। पहले के जमाने में ये होते थे कि भाई साथ में नहीं बैठा के खाना खिलाते थे उनको, ठीक है, उनको जो बर्तन होते थे उनको नहीं यूज करते थे, उनको यदि चाय पिलाते थे तो उनको मतलब उन बर्तनों को अलग ही रखते थे। लेकिन हैव यू एनकाउंटर्ड एनी इंसिडेंट व्हेन वेयर यू और एनी वन यू नो माइट हैव बीन मेड टू फील डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? क्या कभी आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है? अभी तो नहीं है, आज के जमाने के अंदर हमें ऐसा कोई इंसिडेंट लगभग ही देखने को मिलेगा, पहले टाइम में ऐसा होता था। आज लोगों का जो एजुकेशन लेवल है वो इस लेवल का हो चुका है कि ये चीजें आज सोसाइटी के अंदर संभव नहीं है। डू यू थिंक इक्वालिटी इज डिजायरेबल इन सोसाइटी? हमारे सोसाइटी के अंदर आज इक्वालिटी लगभग बहुत सारे लेवल तक आ चुकी है। इफ सो वाई हैव यू कम अक्रॉस पीपल टेक अ लेसन इन इक्वालिटीज? ये इनइक्वालिटीज ब्रिटिश एरा के टाइम के अंदर मतलब बहुत ज्यादा अपने पीक पे थी, इसीलिए हमारे ब्रिटिश एरा के अंदर जो रिफॉर्मर्स हुए थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गया, केशवानंद जी हो गए, इनके द्वारा इन इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए ही मूवमेंट्स चलाई गई थी। अब एक टॉपिक
और है इस 4th चैप्टर के अंदर, वो है डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया। इन द फर्स्ट मिलेनियम BC इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स ओपन अप फॉर पर्पज ऑफ ट्रेड, पिलग्रिमेज, मिलिट्री कैंपेन्स। बेसिकली पहले के जमाने में या तो लोग जो होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेड के लिए जाते थे, या पिलग्रिमेज बन के, मतलब पिलग्रिमेज का मतलब ये होता था कि कोई जो रिलीजन था उसको फॉलो करना, और उस रिलीजन के जो रिगार्डिंग जो उसके आइडियाज थे उनको एक से दूसरी जगह पे स्प्रेड करने के लिए पिलग्रिमेज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे। और तीसरा लगभग रीजन ये होता था, मिलिट्री कैंपेन के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। उस समय बेसिकली हमें दो मेन रूट देखने को मिलते हैं। टू रूट्स बिकम वाइडली यूज्ड एंड आर ऑफन मेंशन्ड इन द लिटरेचर। वन इज उत्तरापथ एंड सेकंड वन इज द दक्षिणापथ। उत्तरापथ एंड दक्षिणापथ नाम से ही ये शो हो रहा है उत्तरापथ है, मतलब जो उत्तर में यानी नॉर्थ रीजन के अंदर जो ट्रेड रूट था उसे कहा गया उत्तरापथ, एंड नाम दक्षिणापथ, दक्षिण बोला जाता है साउथ को, तो दक्षिणापथ ये साउथ के अंदर जो रूट था उसको बोला गया दक्षिणापथ। जो ये उत्तरापथ था ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट रीजन जो था टू था गंगा प्लेन्स के अंदर, मतलब यदि हम इंडिया को इस मैप को देखें तो ये वाले रीजन को और ये गंगा प्लेन था, तो इसको जो कनेक्ट करने वाला जो ट्रेड रूट था उसे तो बोला गया उत्तरापथ है। एंड द सेकेंड स्टार्टेड फ्रॉम द कोसाम्बी। कोसाम्बी जो प्रयागराज का कैपिटल था, मतलब कि कोसाम्बी नियर प्रयागराज द कैपिटल ऑफ one of the Mahajanpada and cross the Vindhya range of the hills of proceed all the way south. We will return to these routes when we explore formation of empires in India। मतलब कि दो रूट अपन ने देख लिए। दो रूट कौन से हो गए? एक ये हो गया अपना, यदि इंडिया का मतलब मैप यदि हम देखें तो एक तो नॉर्थ वेस्ट से गंगा प्लेन्स को जोड़ रहा था, ये तो था आपका उत्तरापथ। एक यहाँ पे कोसाम्बी या प्रयागराज हो गया, ये विंध्या हिल्स होती है, इनको क्रॉस करते हुए साउथ की तरफ जा रहा था, इसे बोलेंगे हम दक्षिणापथ। अब होता क्या है कि मैंने ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ तो अपन ने देख लिया, उत्तरापथ हो गया और दक्षिणापथ आपका हो गया। तो मैनी लेटरल रोड्स, मतलब यही नहीं था कि भाई ये और दो ही रूट थे, अलग अलग लेटरल रोड्स भी थी, और बेसिकली वो लेटरल रोड्स जो होती थी, जो पोर्ट्स होते थे उनकी तरफ उनको लेकर जाती थी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि मैनी लेटरल रोड्स ऑल्सो कनेक्टेड विद अदर पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट। उस टाइम भी ऐसा नहीं था कि पोर्ट्स आज ही हैं, उस समय भी पोर्ट्स हुआ करते थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों कोस्ट पे होते थे। और विच आर द वाइब्रेंट सेंटर्स, मतलब इंडिया के जो वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ द ट्रेड होते थे इन द ईस्टर्न रीजन मेजर सिटीज। यहाँ पे उड़ीसा वाला रीजन है, और यहाँ पे एक था शिशुपालगढ़ नाम की एक जगह थी, वो एज ए ट्रेड सेंटर ही था। और आज भी ये जो शिशुपालगढ़ है पार्ट ऑफ द भुवनेश्वरा है, भुवनेश्वरा इज द कैपिटल ऑफ द ओडिशा, उसका पार्ट है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ द कलिंगा रीजन। ये शिशुपालगढ़ जो था, कलिंग रीजन जो था, कलिंग किंगडम याद हो अभी अपने चैप्टर्स में आएगा। एक किंग द ग्रेट किंग था अशोका, अशोका ने कलिंग वॉर लड़ा था, और कलिंग वॉर लड़ने के बाद में अशोका ने अपने पूरे वेपन्स डाल दिए थे, क्योंकि उसके बाद में उनको लगा कि यार लोगों को मारना ठीक नहीं है। तो ये वही कलिंग रीजन है। कलिंग रीजन आज प्रेजेंट के अंदर उड़ीसा के अंदर पड़ता है, और उसका जो कैपिटल होता था वो शिशुपालगढ़ होता था। एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लेन विद इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रेट हो गया। इस कलिंग रीजन का जो कैपिटल था शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ को हम यदि देखें, शिशुपालगढ़ के अंदर ये देखो, शिशुपालगढ़ टुडेज ए सबर्ब ऑफ द भुवनेश्वर, फर्स्ट एक्सकैविटेड इन द 1948 के अंदर इसको क्या किया गया, सबसे पहले 1948 के अंदर इसको खोजा गया। वन ऑफ द गेटवे इनटू द सिटी, इसमें एक दिखाया गया है कि सिटी का गेटवे कैसे होता था, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि राजा का जो किंगडम होता था चारों तरफ से उसमें फोर्टिफिकेशन होता था फ्रंटियर तक, और एक मतलब उसमें नैरो गेट होता था जिससे मतलब गुड्स हो चाहे पीपल हो उनका मतलब आवाजाही रहती थी, और चारों तरफ एक मोट बना के रखते थे, एक खाई सी बना के रखते थे। तो ये देखो ये वाली जो है ये तो वो मोट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ये एक नैरो एस्केप है जिससे आप सिटी के अंदर जा सकते हो। तो gateway into the city through the fortification, the moat full of water is visible outside the gateway. Notice the narrowing in the gateway for control of movement of people and goods। तो ये हमें एक शिशुपालगढ़ के अंदर देखने को मिलता है कि जो कैपिटल किसका था, वो कलिंग का कैपिटल। अब यदि हम टाइमलाइन के ऊपर देखें तो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया वाला, वहां पे 400 BC के पास में अब धीरे धीरे पहले जनपद थे, फिर महाजनपद बने, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी सिटीज थी वो क्या होने लगी, डेवलप होने लगी।
इसी समय यदि हम देखें अराउंड दिस टाइम 3 किंगडम्स, कौन? द चोला, द चेरास एंड द पांड्यास। ये साउथ इंडिया के अंदर ये 3 जो किंगडम थे ये डेवलप हो रहे थे इस समय पे। इस टाइमलाइन के अंदर आप देख लीजिए, टाइमलाइन जो है ये आपको 300 बीसी से लेके और 1900 बीसी तक, 300 बीसी से 1900 बीसी तक दिखा रही है। तो यदि इसमें हम ये वाला पीरियड देखें 1200 से 1200 से 1900 तक देखें तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीरियड है। 1200 से यदि हम 400 के बीच में देखें तो ये जनपदा का पीरियड निकलेगा, और महाजनपदा 800 से करीब 300 बीसी तक महाजनपदा दिखेंगे, और इसके बाद में हमें धीरे धीरे सिटीज और डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। अब हमने पीछे पढ़ा है कि भाई कुछ मतलब लेटरल, भाई एक तो हमने उत्तरापथ पढ़ लिया ट्रेड रूट, एक दक्षिणापथ पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने कहा था कि कुछ लेटरल रोड्स होती थी जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स तक जाती थी। तो एक पोर्ट तो हमने शिशुपालगढ़ पढ़ लिया है ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर। वही यदि हम तमिलनाडु वाला रीजन देखें, आज तमिलनाडु का जो ईरोड वाला जगह है वहां पर पहले होता था कोडुम मनाल एक साइट होती थी। यहाँ पर मतलब एक्सकैवेशन जब किया गया तो यहाँ पे बहुत सारे हमें सेल्स और जैमस्टोन्स जो है वो खुदाई के दौरान मिले हैं। तो इससे ये शो होता है कि ये सिटी जो थी वो मेजर ट्रेड सेंटर के रूप में उस समय अपनी एक अलग ही पहचान रखती थी। Apart from the archaeological evidences, the most ancient Tamil literature mentions those kingdoms and several their kings. भाई archaeological evidence ही नहीं, साउथ इंडिया का जो लिटरेचर है वो भी बहुत ज्यादा रिच है। यदि हम तमिल लिटरेचर को देखें तो तमिल लिटरेचर के अंदर हमें बहुत सारे किंगडम और उनके किंग्स के बारे में बहुत चीजें जानने को मिलती हैं। हमारा जो सदर्न रीजन था, इंडिया का जो सदर्न रीजन था वो रिच इन रिसोर्सेज था, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया का जो सदर्न वाला पार्ट है, वो किसके अंदर है? वो प्लेट्यू का बना हुआ है, पूरा प्लेट्यू रीजन है। और प्लेट्यू रीजन के अंदर बहुत ज्यादा प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, गोल्ड एंड स्पाइसेस भी हमें मतलब बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो ये एक ऐसी चीज थी, स्टोन, गोल्ड और स्पाइसेस, जिनका बहुत अच्छे से ट्रेड हो सकता था। तो हम प्रॉफिटेबली ट्रेड करते थे। और ये जो ट्रेड होता था सदर्न इंडिया का, केवल रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के बाकी भाग में ही नहीं होता था, बल्कि ये जो ओवरसीज समुद्र से भी पार जो दूर जो एम्पायर और किंगडम्स होते थे वहां पर भी ये अपना ट्रेड करते थे। बाय 300 और 200 बीसी ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग रीजन इन नॉर्थ ईस्ट वॉज वन वाइब्रेंट इंटरकनेक्टेड लैंड। मतलब सारी चीजें इंटरकनेक्टेड थी, ट्रेड रूट अच्छे बने हुए थे, गुड्स एंड कल्चर ट्रेवल्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन जाती थी, एंड ऑफन बियॉन्ड इंडिया टू पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया तक हमारी जो चीजें होती थी वो ट्रेड के रूप में पहुंचती थी। अबाउट द सेम टाइम द महाजनपदा सीज टू एग्जिस्ट, लिविंग द प्लेस फॉर टू फ्रेश डेवलपमेंट दैट वर गोइंग रीशेप इंडिया। धीरे धीरे महाजनपदा थे वो सीज होते गए और उनके स्थान के ऊपर एक फ्रेश डेवलपमेंट हो गया, और जिसने इंडिया को एक रीशेप कर दी थी। पूरे चैप्टर को पढ़ के यदि हम कंक्लूड करना चाहें तो इन 3 पॉइंट्स में हमारा चैप्टर कंक्लूड होता है। फर्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम बीसी जनपदास रोज इन पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। मतलब कहाँ हुए? नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर जनपद बने। There were smaller state with the Raja at the head taking counsel from an assembly of leaders। मतलब ये smaller states थे, यहाँ एक राजा बैठता था और ये राजा जो होता था वो अपनी असेंबली के साथ मिलकर कोई डिसीजन लेता था। सेकेंड पॉइंट हमें इसमें देखने को मिला है, द 16 महाजनपदास वर द फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसी। यदि कोई पूछे हमसे कि इंडिया में फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्टेट्स कब देखने को मिले तो वो हमें मिले महाजनपद पीरियड के अंदर। द विटनेस द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट अर्बनाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन में हो गया, तो ये महाजनपदा थे जिन्होंने अपने आप को एज ऑर्गेनाइज किया था स्टेट के रूप में। तो यहाँ हमें सेकेंड अर्बनाइजेशन देखने को मिला, विच स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द गंगा रीजन। हमें पता है महाजनपद पूरे गंगा प्लेन में स्प्रेड थे, ऑल द वे टू साउथ इंडिया। बाई 300 BC और सो द महाजनपदा स्टेट टू 300 BC आते आते ये लोग धीरे धीरे इनका एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। इनका एग्जिस्टेंस समाप्त होगा, लेकिन जहां कुछ भी चीज समाप्त होती है तो उसके ऊपर एक फ्रेश डेवलपमेंट होगा, और आगे के जो किंगडम है वो इन्हीं के ऊपर एक फ्रेश डेवलपमेंट होगा, जिनका अपन हिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। इन द सेम पीरियड, अभी इसी पीरियड में ही बता रहे हैं, ए वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इवेंचुअली ऑल रीजन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, पीपल, गुड्स, आइडियाज एंड टीचिंग्स ट्रेवल अलोंग ऑल दोज रोड्स। तो इस प्रकार से हमें 3 ये
क्रक्स इस चैप्टर के अंदर देखने को मिला है। अब अपन इसमें क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर द कोटेशन एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर एंड डिस्कस इन सेवरल ग्रुप्स। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन्स ऑन व्हाट कौटिल्य रिकमेंड्स फॉर अ किंगडम, इज इट वेरी डिफरेंट टुडे। मतलब कि इसमें कौटिल्य क्या कहना चाह रहे हैं और क्या ये आज के समय से बहुत ज्यादा डिफरेंट था क्या। अब जैसे कौटिल्य का ये जो कोटेशन है इसके अंदर ये कहता है कि कोई भी किंगडम होता है उस शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड टाउन एट द फ्रंटियर्स। कि भाई यदि किंगडम को हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसको फोर्टिफाई करना पड़ेगा और उसके फ्रंटियर तक हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज भी वही चीज है। यदि हम आज के लेवल के अंदर देखें तो हमारी जो बॉर्डर्स है पूरी उनको आज भी प्रोटेक्ट किया जाता है। पहले प्रोटेक्शन का तरीका अलग था, आज अलग है। लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर इन टाइम ऑफ द क्लैमिटीज। आज भी मतलब कि केवल लैंड पॉपुलेशन को ही सस्टेन मतलब केवल लोगों को रखने के लिए ही नहीं होता है। इवन इस लैंड के ऊपर जब क्लैमिटीज आती हैं तब दूसरे लोग होते हैं वो भी आके शरण लेते हैं। और ऐसा ही हमें कई बार देखने को मिलता है कि हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर यदि कोई मतलब वॉर वगैरह होता है या कोई मतलब गृह युद्ध वगैरह होते हैं तो वहां के लोग जो होते हैं, आउटसाइडर्स जो होते हैं, वो हमारी लैंड पे आते भी हैं। इट शुड बी ब्यूटीफुल बीइंग एंडोड विद कल्टिवेबल लैंड, माइंस, टिम्बर, फॉरेस्ट, एंड गुड रिच इन द कैटल। मतलब कि यदि इकोनॉमी को हमें प्रोडक्टिव बनाना है तो ये सब चीजें, कुछ रिसोर्सेस हमारे पास होने चाहिए। उस समय के किंगडम की भी वो नीड थी और आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो आज भी ये नीड है। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन रेन ऑफ वाटर। केवल ये रेन ऑफ वाटर पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। अच्छी रोड्स होनी चाहिए, अच्छे वाटरवेज होने चाहिए। और आज के समय में भी यदि हम देखें इंडिया के लेवल के ऊपर जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो मतलब जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। क्योंकि किसी भी स्टेट का, पहले के जमाने के किंगडम हो गए, आज के स्टेट हो गए, इनका जो डेवलपमेंट होता है वो एक गुड कनेक्टिविटी पे ही डिपेंड करेगा। इट शुड हैव अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी। यदि अच्छा कनेक्शन है, अच्छे रिसोर्सेस है, यदि अच्छा हमारे फ्रंटियर्स के ऊपर कंट्रोल है तो हमारी जो इकोनॉमी होगी वो प्रोडक्टिव, पहले उस समय उस टाइप से होती थी और आज के टाइप से प्रोडक्टिव इकोनॉमी हो जाएगी। और यदि इकोनॉमी प्रोडक्टिव होगी तो हमें यहाँ पे वाइड वेराइटी ऑफ कॉमोडिटीज होंगी। हमारे ट्रेड का मतलब एक वो फलता फूलता रूप हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो कौटिल्य ने जो स्टेटमेंट दिया है अर्थशास्त्र में, ये उसी समय में ही फिट नहीं बैठता है बल्कि आज के सिनेरियो में भी ये कोटेशन फिट बैठते हुए दिखाई देती है। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट हाउ वर रूलर्स चूजन इन अर्ली वैदिक सोसाइटी। ये हमने पहले ही अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ा है कैसे चूजन होते थे। यदि किंग को चूज करना होता था तो किंग के अंदर चूज करने के लिए दो तरीके थे। मतलब कि वज्जी मल इनको छोड़ दें तो और जगह तो हेरिडिटरी रूलर्स हुआ करते थे, लेकिन वज्जी मल वगैरह के अंदर रिपब्लिक कंसेप्ट होता था। वहां के ऊपर जो सभा और समिति जो होती थी, असेंबली होती थी, वो वोटिंग करती थी और वोटिंग के आधार के ऊपर वो अपने राजा को चुनती थी। तीसरा क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर अ हिस्टोरियन स्टडीइंग एंशिएंट इंडिया, व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी एक्सेट्रा वुड यू यूज टू लर्न मोर अबाउट द महाजनपदास। एक्सप्लेन हाउ ईच सोर्स माइट कंट्रीब्यूट टू योर अंडरस्टैंडिंग। अब जो महाजनपदा का जो एरा है उसमें हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल और कुछ लिटरेरी सोर्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो हम दोनों के द्वारा ही अपनी जो नॉलेज है उसको बिल्ड करेंगे। दोनों आर्कियोलॉजिकल साइट्स होंगी, जैसे भाई शिशुपालगढ़ वगैरह था, उसका एक्सकैवेशन हुआ तो हमें पता चला कि भाई कैसे फ्रंटियर्स हुआ करते थे, कैसे मोट वगैरह बनी हुई होती थी जो कि फोर्ट को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते थे। नैरो मतलब एक सिटी के अंदर आने के लिए एक नैरो दरवाजा होता था जिससे कि मतलब कि कंट्रोल्ड वे में पीपल और कमोडिटीज का आवागमन हो पाए। और वही लिटरेरी सोर्स जो होते हैं उनसे भी हमें पता चलता है कि उस समय का जो ताना बाना था सोसाइटी का वो कैसा था। Why was the development of iron metallurgy so important for the growth of urbanism in the first millennium BC? You may use points from chapter but also from your knowledge or imagination. अब फर्स्ट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वहाँ हमें ब्रॉन्ज और कॉपर मेटल देखने को मिलता था। और ब्रॉन्ज और कॉपर क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है। तो गंगा प्लेन्स के अंदर उस समय जो ट्रीज वगैरह थे वो फॉरेस्ट एलिफेंट साइज के फॉरेस्ट हुआ करते थे, उनकी कटिंग करने के लिए वो टूल सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन जैसे ही आयरन का मेटलर्जी आती है, आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड होता है तो ये इजी गोइंग वे के अंदर उन पेड़ों को कट कर पाया, वहां जगह हुई तो वहाँ फार्मिंग होने लगी तो धीरे धीरे वो फ्लरिश होने लगे। तो आयरन जो होता है वो एक मेन सीढ़ी बना था सेकेंड अर्बनाइजेशन के अंदर। इस प्रकार आपका ये चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है।